नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे सत्यपाल की उस स्टेटमेंट को लेकर जिसकी वजह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगातार सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। आपको बताते चले कि सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई तरह के सवाल उठा दिए हैं, कई तरह के आरोप लगा दिए हैं और वह संगीन आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं जिस पर अब सियासत गर्माती जा रही है। निर्मल सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि महज इस वक्त क्यों याद आ गई है क्योंकि 2024 में चुनाव है और उसी को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष की तरफ से इस तरह से कटाक्ष भी किया गया है, तो जाहिर तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए सत्यपाल मलिक पर। लेकिन आपको ये भी बताते चले पुलवामा हमले को लेकर भी सत्यपाल मलिक की तरफ से यहां पर बयानबाजी की गई और उसके बाद करप्शन को लेकर भी की गई और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि मेजॉरिटी किस तरह से यहां पर साबित हो सकती थी उसको लेकर भी बात उन्होंने सामने रखी है। तो साफ तौर पर पुलवामा हमला सरकार की वजह से हुआ, इस तरह से उनका कहना था क्योंकि 5 एयरक्राफ्ट जो है वो मांगे गए थे और नहीं मुहैया कराने की वजह से इतनी बड़ी घटना यहां पर सामने आ गई है। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से एक एक करके बयानबाजी यहां पर की जा रही थी। महबूबा मुफ्ती को लेकर भी बयानबाजी की, उनकी तरफ से कॉल की गई कि मेजॉरिटी है वो साबित कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी काम जो है वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी आप देखिए संगीन आरोप जो है वो किस तरह से देखने को मिल रहे थे। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे सीनियर सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, जिस तरह से सत्यपाल मलिक की बयानबाजी की वजह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूरी तरह से सियासत जो है वो गर्माती जा रही है, किस तरह से आप भी इसे देख रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह कह रहे हैं कि इस तरह से तो बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी, जब अपने कार्यकाल में थे उस वक्त बातचीत कर सकते थे, अभी क्यों ये समय यहाँ पर चुना गया है? देखिए, बिल्कुल अगर हम सत्यपाल मलिक के बयान को देखें तो सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं और जिस तरह से कल उन्हें एक बमशल गिराया है, उस बमशल में उन्हें जम्मू कश्मीर के कुछ हालात थे, कुछ वाक़ात थे, चाहे वह पुलवामा का हमला हो या उसके बाद सरकार का गिरना हो, फैक्स मशीन खराब हो, जो कुछ भी उसने बताया है उसने अगर कहे तो 20% सच, तो 20% या 40% झूठ की बात भी उसने की है। क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर की, मैंने या हम सब ने जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, हमने जम्मू कश्मीर के उसके टेन्योर को पूरी तरह से मॉनिटर किया है, हमने देखा है। और हमने जब उस टेन्योर को अगर आज हम कंपेयर करते हैं, वो आज जो बता रहे हैं जिस तरह से, उसके बाद आज के हालात देखें तो वो कहीं पे भी जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है, अगरचे उस सारे के बीच जिस तरह के, अगर वो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड बता रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में था 5 अगस्त का जब फैसला हुआ तो मैंने यहाँ के लोगों से बात कर रखी थी, मुझे लोगों ने बताया था कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर वो सही होते, अगर वो जो बता रहे अगर वो सही होता तो यहाँ 1 महीने के लिए वो क्लैम्प डाउन नहीं करते, कर्फ्यू नहीं, वो जो सिचुएशन जो की थी वो कर्फ्यू से भी बहुत सिचुएशन थी, तो फिर वो यहाँ पे नहीं होता। तो एक वो है। दूसरा, उसमें देखिए दुनिया में पहले उन्होंने हिस्ट्री भी की है कि दुनिया के किसी भी गवर्नर हाउस का एलजी ऑफिस, ये लेफ्ट, तब वो गवर्नर थे, तब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वहां की फैक्स मशीन खराब हो जाती है। साथ में ये भी बता रही कि ईद थी और ईद के दिन मेरे पास स्टाफ नहीं था। वो दुनिया का पहला एलजी ऑफिस है, गवर्नर ऑफिस है, जिसके बारे में सत्यपाल मलिक बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में ईद के दिन पे मेरे, जबकि जम्मू कश्मीर के गवर्नर ऑफिस में मुसलमान ईद मनाते हैं, हिंदू लोग उस दिन बराबर ड्यूटी करते हैं। इसी तरह अगर हिंदू का कोई कहा है कि अगर फैक्स मशीन खराब हो गई थी तो महबूबा मुफ्ती किसी भी तरह से फैक्स पहुंचा सकती थी, अपने किसी भी नुमाइंदे को वहां पर तैनात कर सकती थी। देखिए, मैं बिल्कुल उस चीज को याद रखे हुए, मुझे वो भूलेगा नहीं। उस रात हम बड़ा कवर कर रहे थे, उस सारी सिचुएशन को कवर कर रहे थे। सत्यपाल मलिक उन दिनों किसी का फोन नहीं उठा सकते थे और फिर भेजने की बात थी तो किसके हाथ भेजना था, क्या करना था, ये सब आज बहानेबाजी कर रहा है जो ये सत्यपाल मलिक है। बिल्कुल जिस तरह कल मैंने अल्ताफ बुखारी से जब इंटरव्यू किया तो अल्ताफ बुखारी ने बताया कि मुल्क में कुछ सियासी पार्टियां हैं, वो अपने अपने लोगों को प्लांट करती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ प्लांट करती है। तो सत्यपाल मलिक बिल्कुल प्लांट किए हुए लग रहे हैं, जो कुछ भी आज वो बयानबाजी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कौन सी पार्टी, किस पर आप भी निशाना साध रहे हैं? क्योंकि कल निर्मल सिंह भी यही कह रहे थे कि प्लांट किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो उनका एक जो इस टाइम कद बना हुआ है वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तौर पे बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में रहे और जम्मू कश्मीर एक प्रेस्टीजियस स्टेट थी और इस स्टेट के गवर्नर होना बड़ी बात हुआ करती थी। इसके गवर्नर के तौर पर लास्ट गवर्नर जो है लॉर्ड माउंटबेटन की तरह, वो भी लास्ट गवर्नर यहाँ के रहे हैं। लास्ट गवर्नर जब जम्मू कश्मीर के रहे तो उनका एक नाम है, अदरवाइज उनका क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उनकी आउटपुट है। और वो जिस तरह से इस वक्त जो बयानबाजी करें, बिल्कुल साफ जाहिर है वो किसी विपक्षी पार्टी, किसी विपक्षी नेता उसके कहने पे सब कुछ करें और माया जाल का खेल साफ नजर आ रहा है। या तो लग रहा है कि वो मोदी ने जिस तरह से, नरेंद्र मोदी ने उनको जिस तरह से
कोई बड़ी पोजीशन अब नहीं दी तो उससे वो नाराज होकर वो सब कुछ कर रहे हैं, या लग रहा है कि वो कहीं अपोजिशन के खीमे में चले गए। कि बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए डैमेज हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अगर वो उनसे बात करते हैं तो वो उन्हें बता सकते हैं किस तरह से काम करना है। कई तरह के आरोप हैं। और किराए के मकान में रहता हूँ, कार्रवाई क्या ही हो। ये जुमला हम सबको पता है कौन कितने फकीर होते हैं, ये बताते हैं सियासी लोग हैं। सत्यपाल मलिक भी पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल फिगर है, लीडर नहीं कहूंगा मैं इसको क्योंकि ऐसे लीड नहीं किया जाता है। वो एक पॉलिटिकल आदमी, और पॉलिटिकल आदमी ये जुमलेबाजी बोलते रहते हैं, मैं तो फकीर हूँ चला जाऊंगा। फकीर है तो अभी क्या मीडिया के सामने बयान देने क्या करता है? फकीर तो अपनी जबान भी नहीं खोलते हैं, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। और बयानबाजी के अलावा कहीं न कहीं इन्हें या तो पिछला गुस्सा कुछ है, उस गुस्से का बदला लिया जा रहा है, या ये कहीं न कहीं विपक्षी किसी पार्टी के बहकावे में कहने में आए हैं और इस तरह की बयानबाजी करें। अदरवाइज राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आए हैं कि संसद के अंदर इस तरह से माइक बंद नहीं होनी चाहिए थी, बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, सही से कार्रवाई नहीं हुई है। हमने देखा कि अल्ताफ बुखारी भी कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, अगर जो सब अल्ताफ बुखारी या दूसरी लीडरशिप है, अगर उनके बयानात को देखा जाए तो सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के आवाम को बड़े जख्म दिए हैं। उनकी तारीख में जम्मू कश्मीर का हर आदमी याद रखा जाएगा। जो प्रिविलेज कश्मीरियों को मिलता था वो सत्यपाल मलिक ने हटाया है। तो इसके लिए कहीं पे भी जम्मू कश्मीर के किसी आम नागरिक से अच्छे शब्द, चाहे वो पोलिटिकल आदमी हो या आम नागरिक हो, सत्यपाल मलिक को अच्छे लफ्जों से, शब्दों से याद नहीं किया जाएगा। इतना झूठ बोला इसने 5 अगस्त 4 अगस्त की शाम को, बोला कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर में लाल चौक में कोई बात हो जाती है तो बताते हैं कि बड़ा गोला फट गया। और 5 तो उन्होंने अगस्त कहा कि आज तक कुछ भी नहीं जानते थे वो, सिर्फ इतना पता था कि एक यहाँ पर लेटर पहुंचा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं और सिग्नेचर करवा कर वो वापस पहुंचाने हैं, कुछ भी नहीं पता था ऐसा। देखिए पार्लियामेंट में जब वो पास होना था तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहां लिखा हुआ होना चाहिए था, ऐसे नहीं हुआ है। वहां के बाजाबता तौर पे मानते हैं कि समय रहते सत्यपाल ने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, और अब जब समय गुजर गया तो अब अलग तरीके से बयानबाजी। वो इसको हम यही कहते हैं कि जाने के बाद लकीर पीटना। सत्यपाल मलिक अब लकीर पीटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वो चाहते हैं को आए, मोदी जी आए या बीजेपी का कोई नेता आए, आरएसएस कोई नेता आए और उनको बताए भाई साहब आप तो करो, हम आपको कोई और गवर्नर लगा देंगे, हम आपको ये और प्रिविलेज देंगे। ऐसा वो शायद मुझे यही लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी बयानबाजी जो है वो सत्यपाल मलिक की तरफ से की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये समय क्यों चुना गया है, क्योंकि 2024 के अंदर भी यूपी के अंदर चुनाव है और जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए समीकरण किस तरह से बन रहा है। तो कई तरह के सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक को प्लांट किया गया है। कल अल्ताफ बुखारी की भी तरफ से आपने देखा कि किस तरह से वो पीएम का समर्थन करते हुए नजर आए। चलिए अब आपको मेरे सहयोगी बता देंगे कि किस तरह से खेल जगत में अब काम चल रहा है, युवाओं को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ पूरी जानकारी है, वो जरा आप देख लीजिए। त्योहार तो चल ही रहा है और आईपीएल जिसे कहा जाता है, और आईपीएल जो है अपने आप में हमेशा ही कुछ खास चीज़ें लेकर आता है। और इस बार लग रहा है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ज़्यादा ही खास ये आईपीएल रहा है, और आगे भी शायद उम्मीद यही जताई जा रही है कि आईपीएल खास ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी इस वक्त आईपीएल में खेल रहे हैं वो 11 खिलाड़ी हैं। प्लेइंग 11 में 5 खिलाड़ी हैं और 6 खिलाड़ी जो हैं वो नेट्स पे टीम का हिस्सा बने हुए हैं। और ये जो 5 खिलाड़ी हैं, इन 5 में से 3 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका तो मिल चुका है। अभी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी भी इस मौके की तलाश में हैं, जैसे कि अब्दुल समद हैं, उमरान मलिक, युद्धवीर सिंह चाड़क, अंकुश सिंह और विवरांत शर्मा। इनमें से 3 खिलाड़ियों को तो मौका मिल चुका है। और युद्धवीर सिंह चाड़क ने जिस तरह की कल परफॉर्मेंस दी है, एलएसजी वर्सेस पंजाब मैच था, लखनऊ वर्सेस पंजाब का मैच था, और उसमें जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है दी गई युद्धवीर सिंह चाड़क की तरफ से, जम्मू के रहने वाले हैं मूल रूप से और फास्ट बॉलर हैं, और 150 टच उन्होंने कल भी बॉलिंग करवाई और 3 ओवर्स में उन्होंने 19 रन दे के 2 विकेट्स अपने नाम की। और ये दोनों विकेट्स जो थी शुरुआती ओवर में इन्होंने ली। ये बहुत बड़ी बात है कि एक और खिलाड़ी को मौका मिला है आईपीएल में खेलने का, और आईपीएल के ज़रिए क्या उनकी इंडियन टीम तक का सफ़र जो है वो तय हो पाएगा। जिस तरह हमने उमरान मलिक को देखा है, उमरान मलिक जो है वो इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं कि किफ़ायती भी रहें और विकेट्स भी लें। विकेट्स
हालांकि उनके नाम होती हैं पर स्कोर्स उनको बहुत ज़्यादा उनके ओवर्स में पड़ता है, पर वो एक चीज़ जो किफ़ायती रहना बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और युवराज सिंह चाड़क की बात करें तो उन्होंने तो बेहतर प्रदर्शन अपना दिया ही है। और ये बात देखी जाएगी क्या वो आगे भी मैचेस खेलते रहेंगे लखनऊ के लिए, क्योंकि ये लखनऊ के पास बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है उनकी। और वहीं बात करें अगर हम पंजाब की, तो पंजाब में जैसे शाहरुख खान ने बैटिंग की, अपनी परफॉर्मेंस थी, तो नया खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी ऊपर के सामने आया है तो काफ़ी बेहतरीन रहा। तो अब बात करते हैं जिस तरह आरसीबी का मैच था और दिल्ली का मैच था। दिल्ली ने फिर से अपनी जो है 5वीं हार जो है उनके नाम हुई है, अपनी पहली जीत की तलाश में दिल्ली चल रही है। तो कब दिल्ली को जीत मिलती है ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ना बॉलिंग से ना बैटिंग से कुछ कहीं से भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जम्मू कश्मीर की बात की थी, मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर इस बार कुछ खास चल रहा है आईपीएल में। तो जहाँ पे हम ये आईपीएल की बात करते हैं वहाँ से ड्रीम 11 जो है वो भी कहीं अछूता नहीं है। बहुत दुनिया जो है वो ड्रीम 11 पे अपनी टीम्स बनाती है और अपना मुकद्दर जो है वो आजमाती है। तो मुकद्दर आजमाना तो ज़रूरी है ही, खेलेगा नहीं तो जीतेगा कैसे। पर इसी सब के बीच जम्मू का एक शख्स जो कि कठुआ का रहने वाला है, कुलदीप डिगरा, कल वो पहले स्थान पर पहुंचे हैं। दिल्ली और आरसीबी का मैच था, उसमें जो उन्होंने टीम बनाई थी उनकी टीम जो है सबसे ज़्यादा अंक जिनके रहे और वो जो है 2 करोड़ रुपया कल जो है ड्रीम 11 आईपीएल में जीते हैं। हम आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं कि आप भी अपनी टीम्स को बनाएं और ड्रीम 11 आईपीएल में अपना दमखम आजमाएं, पर बात वहीं पे आती है कि खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। पर यही था कि कुलदीप डिगरा जो कठुआ के रहने वाले हैं उन्होंने 2 करोड़ रुपया जीता है और सबसे ज़्यादा अंक जो हैं उनके थे, जिसकी वजह से वो ये राशि जीत पाए हैं। तो अब ड्रीम 11 कईयों के सपनों को साकार कर भी रही है, तो अब ये देखना है कि कितने के सपने जो हैं और साकार हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है हमारी सहयोगी पल्लवी चौहान अब तक पहुंचाएगी इंडस्ट्रीज़ को लेकर। इंडस्ट्रीज़ किस तरह से यहाँ पर स्थापित होने जा रही हैं और किस तरह का सेटअप यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आने वाले समय में लगाने वाली हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगी हमारी सहयोगी पल्लवी चौहान। बहुत शुक्रिया आपका साहिल। और वहीं पर चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ की। तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ को लेकर जो है वो नए सेटअप को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आपको ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि स्वरोजगार को लेकर जो बात थी वो की जा रही थी, और जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स थे उनको ये कहा जा रहा था कि हर तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार द्वारा दिया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, जो यूथ है, वो अपने खुद के इंडस्ट्रियल सेटअप करें। और इसी को लेकर एक प्रपोजल भी लाया गया है जिसमें कि 2023 और 24 के आंकड़े कुछ सामने आ रहे हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ को लेकर जो पूरी तैयारी है वो अब सरकार करने वाली है। पूरी जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर 48,301 कैनाल का जो लैंड है उसको अब मार्क किया गया है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल सेटअप की जाएंगी। और जो इंडस्ट्रियल सेटअप हैं ये 42 के करीब इंडस्ट्रियल सेटअप्स की जा रही हैं, और इसी के हिसाब से जो आगे की पूरी योजना है उसे शुरू किया जाएगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ोतरी होगी और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। आपको ये बताते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दी गई है सरकार द्वारा। एक सिंगल विंडो पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसमें कि जितने भी आवेदन करता है, यानी कि जो लोग अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करवा रहे हैं, उसकी भी शुरुआत हुई है। और अभी तक 5,327 ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो कि रिसीव कर दी गई हैं, और उसके हिसाब से आगे जो प्रोसेसिंग है वो हो रही है। और ये बताया जा रहा है ये जो 5,000 के करीबन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव की गई है, इसका अगर अप्रॉक्सीमेट अमाउंट निकाले तो करीबन 65,000 करोड़ तक का जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होगी। और इसी के साथ साथ जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनका आंकड़ा भी सामने आ रहा है। अगर करीबन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो 3,12,000 तक के जो लोग हैं उन्हें इस एनमार्क की हुई लैंड पर, यानी कि जो इंडस्ट्रियल लैंड है उससे करीबन जो है वो पूरे तरीके से एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिलेगी। और इसी के साथ साथ अभी तक जो सिंगल विंडो पोर्टल की शुरुआत हुई है उसमें जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 5,000 के करीबन जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो सबमिट की गई हैं, लेकिन अभी तक जो अप्रूव्ड हुई हैं वो 3,000 के करीबन एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्रूव्ड हुई हैं। 3,300 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अप्रूव हुई हैं, और उसमें की अभी तक की जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आई है वो 34,294 करोड़ रुपये जो हैं वो सामने आए हैं। और इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन हुई है वो 1,54,000
लोगों को एम्प्लॉयमेंट इस न्यू स्कीम के अंडर मिली है। पर यहीं पर बात करें अगर प्रीवियसली यानी कि अभी तक जम्मू कश्मीर में किस तरीके से इंडस्ट्री की ग्रोथ है और क्या कुछ रेवेन्यू जनरेशन होता है, तो उस पर भी नज़र डालते हैं। 5294 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में सेटअप हैं, जिसको कि अगर कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल इस्टेट के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक 67 ऐसे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन में हैं और काम कर रही हैं। इसी के साथ जिसमें कि सिडको और सिपकॉप, ये दो ऐसी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं जिन्होंने अपना सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया ऑक्यूपाइड किया है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप की हैं और ऑपरेशन इसमें हो रही है, प्रोडक्शन इसमें हो रही है, और जिसके हिसाब से जो अभी तक ऑक्यूपेशन हुआ है यानी कि ऑक्यूपाइड लैंड है वो 37,341 कैनाल लैंड ऐसी है जो कि पूरे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल एरिया लैंड में काउंट होती है। इससे ये भी बताया जा रहा है कि 1,09,000 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक इन इंडस्ट्रीज़ में जो नौकरी है वो मिली है। इसी के साथ अगर हम अगली बात करते हैं पूरे न्यू सेटअप्स की, तो न्यू सेटअप्स के हिसाब से 19 न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप्स जो हैं वो की जाएंगी और इस 19 न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप्स में इरकॉन और साथ ही साथ दो ऐसी बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री सेटअप करेगी और जिसकी मदद से अभी तक अगर 2022 और 23 का आंकड़ा देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि 1569 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठे हुए हैं सिर्फ एक साल में इंडस्ट्रियल सेटअप की वजह से। और इसी के साथ साथ प्रोडक्शन और ऑपरेशन के हिसाब से अभी तक जो है 900 करोड़ रुपए जो है वो जम्मू कश्मीर में एज अ रेवेन्यू जनवरी तक आए हैं। और अब अगर नई इंडस्ट्रियल सेटअप्स होती हैं तो उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर को सीधे तौर पर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं यूपीआई पेमेंट्स की। यूपीआई पेमेंट्स को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ तनदीप यहाँ पर जुड़ेंगी, उनसे जानेंगे। अगली खबर की हम बात करेंगे और बात करेंगे यूपीआई पेमेंट को लेकर। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से ये साफ तौर पर अब यूपीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है आप फिर भी यूपीआई के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पर पैसे देने हैं और आपका अकाउंट पूरा खाली है, आप फिर भी यूपीआई के ज़रिए पेमेंट जो है वो दे सकते हैं। यानी कि अब आपके अकाउंट खाली होने के बाद भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैसा? और जैसे ही ये खबर सामने आई थी आरबीआई की तरफ से, तब यही कहा गया कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं, तो इजीली ये पेमेंट जो है वो हो जाएगी और आपको टेंशन लेने की, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको उसको यूपीआई के साथ कनेक्ट करना है और उसी के बाद आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए साफ तौर पर आरबीआई की तरफ से जो है किस्तों में ये कहा गया है, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत में यूपीआई के ज़रिए हर सेकंड लगभग 2348 ट्रांजैक्शंस होती हैं। यानी कि ये सेकंड की बात हो रही है, हर सेकंड इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो चाय की टपरी हो या फिर कोई बड़ा मॉल हो, मोबाइल से क्यूआर कोड हो या तमाम इस तरह के तरीके हो, तो उसके ज़रिए पेमेंट जो है वो डन होती है। वहीं पर अब बैंक खाते को या फिर डिजिटल वॉलेट में पैसा ना हो तो भी आप यूपीआई के ज़रिए पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और ये 6 अप्रैल को रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इसकी घोषणा की थी। जैसे ही इसकी घोषणा हुई उसके बाद सबसे पहला आईसीआई बैंक हो और उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने ये ऑप्शन जो है वहाँ पर दे दिया कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आरबीआई जो है आप वो पेमेंट दे देगा। एक आपको एप्लीकेशन जो है वो उसी टाइम पर आपको देनी होगी, वो एप्लीकेशन आपके बैंक की तरफ से प्रूफ होगी, उसी टाइम पर होगी और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और उसके बाद आप बैंक को वो किस्तों में पैसा जो है वो दे सकते हैं। यानी कि ईएमआई का ऑप्शन जो है वो भी अब आपको यूपीआई के ज़रिए वहाँ पर नज़र आएगी। यानी कि आपको कोई ना तो आपको क्रेडिट कार्ड और ना ही आपको अपना कोई भी कार्ड जो है वो यूपीआई के साथ लिंक करने की ज़रूरत है। अगर आप उसे लिंक नहीं करेंगे तो भी आप जो है इजीली पेमेंट दे सकते हैं। यानी कि जिस तरह से मैंने बताया, क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एप्लीकेशन जो है वो पूरी लिखनी है, उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं। हालाँकि ये एक अगर आप चाहते हैं, आप आज मार्केट गए हैं और आपको पता चलता है कि आपके पास जो है बैंक में पैसा नहीं है, आपके पास कैश भी नहीं है, आप यूपीआई करने गए लेकिन वो फेल हो गया और आप उसी टाइम पर जो है बैंक को एप्लीकेशन लिखते हैं, ऑनलाइन ही लिखते हैं और उसे अप्रूव करवाते हैं, लेकिन वो एक ही दिन में नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। और इसी के चलते ये साफ तौर पर कहा है कि इसमें समय लगेगा। एक ट्रांजैक्शन है, अगर आपको 5000 चाहिए तो 5000 जो है वो आपको बैंक की तरफ से दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको बैंक को
वो किस्तों में जो है डिपॉजिट करना है। तो ये नई जानकारी जो है वो सामने आई है, जो कि आरबीआई की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है, जो कि कुछ बैंकों ने अपनी तरफ से यूपीआई में अब ईएमआई का ऑप्शन भी दे दिया है। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगली खबर की ओर भी रुख करेंगे और अब हम कश्मीर से तमाम जानकारी लेंगे। पूरी जानकारी आपको मेरे साथी प्रियंका गुप्ता तमाम जानकारी देगी। तो चलिए, आज संडे है और संडे को कश्मीर की किसी खबर से आपको रूबरू नहीं करवाएंगे, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मैं आपको आज बताऊंगी। और वो कहानी है 7 साल के एक बच्चे की, जिसका नाम है रेहान अली। पुलवामा के गंगू विलेज से ताल्लुक़ रखने वाला एक 7 साल का बच्चा एक दिन स्कूल में आता है, और जब वो स्कूल से आता है, घर पे आता है, देखता है कि उसकी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। अब उसका जो बच्चा है, जो रेहान अली है, वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ आप क्यों रो रहे हो? तो माँ बोलती है कि आज जो है मैं रोज़ा नहीं रख पाई, क्योंकि सुबह मैंने सहरी के वक्त अलार्म लगाया था और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जिसकी वजह से मैं आज रोज़ा नहीं रख पाई, सहरी नहीं खा पाई। और इसी के चलते अब रेहान अली को लगा कि मेरी माँ का रोज़ा टूट गया है, अब मैं ऐसा क्या करूँ जो कभी भी किसी का रोज़ा नहीं टूटे। तो उसके मन में ख्याल आया कि जब तक रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है, तो वो रोज़ सुबह 3 बजे घर से निकलेगा, हर किसी को सहरी के लिए जगाएगा। तो वो घर से निकलता है और अपने गांव में हर जगह पे घूमता है, सभी को जगाता है। तो अब किस तरह से वो जगाता है, अब हालांकि अब तो पहले वो अकेले निकलता था और अब अपने अब्बू के साथ निकलता है। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी ये पुलवामा के गंगू विलेज से आप तक पहुँचाना चाहूँगी। और रेहान अली के जहन में ये ख्याल किस तरह से आया, ये नेक ख्याल किस तरह से आया, क्योंकि अब उसका ये कहना है कि मैं सहर खान बनूँगा। सहर खान आपको पता होगा कि पहले भी और अभी भी कई जगह पर जो सहर खान है वो सहरी के वक्त निकलते हैं, ढोल लेके निकलते हैं और ढोल से सभी को जगाते हैं सहरी के वक्त में। तो इसलिए उसने अब कहा है कि मैं सहर खान बनूंगा। सिर्फ एक दिन अपनी माँ को रोते हुए देखा था और ये नेक ख्याल उसके मन में आया है। अब वो घर से कैसे निकलता है, कैसे जगाता है, क्योंकि माइक वगैरह सब इक्विपमेंट्स अपने साथ लेके जाता है, और उसका क्या कहना है, किस तरह से इस नेक ख्याल की शुरुआत हुई, इस वीडियो में देखिए। बताऊंगा उसी का रीजन में कैसे बना। दोस्तों, मैं पहले दिन माह रमजान का दूसरा दिन चल रहा था, मैं स्कूल से खुशी खुशी घर आया, मैंने देखा मम्मा रो रही है। मैंने बोला मम्मा जी आप रो क्यों रहे हो? मम्मा जी ने बोला बेटा मेरा रोजा टूट गया। मैंने बोला मम्मा कैसे टूटा? मम्मा ने बोला मैं उठ नहीं पाई। मैंने बोला मम्मा आप तो पहले आपने तो रोजा रखा है, पहले भी रखा था, आज कैसे नहीं रखा आपने? उसने बोला मैं सुबह उठ ही नहीं पाई। मैंने बोला कैसे नहीं उठ पाई? बोला मैं फोन पे अलार्म रखती हूँ, उससे मैं उठती थी, आज फोन ही स्विच ऑफ हो गया। फिर मैंने बोला मम्मा जी पुराने जमाने के लोग कैसे उठते थे? पुराने जमाने में मम्मा जी ने बोला सहर खान होते थे, वो ढोल बजाते थे, डम 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 ढोल बजाते थे, फिर सब उठ जाते थे। दोस्तों, मैंने फिर ठान ली किसी और भाई बहन का रोजा नहीं टूटेगा। अब मैं हूँ सहर खान ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों का भाई अब सहर खान है, बहुत ज्यादा दिल को ठंडक मिलती है। अब मैं सहर खान हूँ, अब मैंने ठान ली है जब तक जान है तब तक सहर खान रहूंगा। पहले दिन निकल गया, मैं अपने पीछे से वो म्यूजिक सिस्टम बांध के स्कूटी पे चल पड़ा। चल बेटे अब मैं आऊंगा तेरे साथ। फिर मैं इतना खुश हो गया जब पापा ने बोला ना मैं आपके साथ आऊंगा, मैं इतना खुश हो गया, मेरे दिल को ठंडक मिली। आज से अब मेरे को पापा साथ आता है, वरना मैं स्कूटी पे जाता था, वो गलत बात है, वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था मेरा किसी भाई का रोजा ना मैं टूटने दूंगा ना किसी का टूटेगा, क्योंकि लिटिल हीरो ऑफ कश्मीर वक्त है सहर
आप जब तक जान है। मम्मा भी खुश थी, पापा भी खुश था, सब खुश थे। दोस्तों ये स्टोरी थी, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। तो जिस तरह से हमने साउथ कश्मीर के एक छोटे से गांव गांगू गांव से ये बहुत ही दिलचस्प कहानी आप तक पहुंचाई, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। फिलहाल आज के न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।